इवनिंग साथियों। तो मैं कक्षा 8 की विज्ञान का द्वितीय भाग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। पिछले 5 दिन आपके कारण बहुत बिजी रहे, कुल मिला के ये कह सकता हूं, क्योंकि पूरे विज्ञान के नोट्स बनाना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना। अब ईमानदारी से बताऊं, 11:01 हो रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहा हूं। आज पूरे दिन नोट्स बनाए, ठीक है, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके इसको हल्का एडिट भी करना पड़ता है और फिर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है ना, पर आप लोगों का प्यार इतना मिला कि जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे मैं करता गया, और इसी प्यार के कारण कल एक छोटी सी त्रुटि में कर गया था। मैंने कितना ढंग से समझाया था धातु और अधातु के बारे में कि, और उसी में बहुत जोर दिया था मैंने सोडियम पोटेशियम सीजियम पर, और बताया था कि भाई सोडियम पोटेशियम सीजियम अन्य धातुओं की तुलना में बहुत हल्के घनत्व की होती हैं। ज्यादातर धातुएं उच्च घनत्व वाली होती हैं। सोडियम को वायु में खुला छोड़ने पर ये तुरंत जलने लग जाता है, ठीक है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ये नर्म धातुएं होती हैं। ज्यादातर धातुएं सख्त हैं, कठोर हैं, आघात वर्धनीय हैं, लेकिन ये तीनों धातुएं सोडियम पोटेशियम और सीजियम नर्म हैं। इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हल्की हैं। ज्यादातर धातुओं के घनत्व कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा, और वो तुरंत पानी में डूब जाती हैं। लोहा, सोना, चांदी ये सब पानी के अंदर डूब जाती हैं क्योंकि इनका घनत्व पानी से ज्यादा है। लेकिन ये तीनों धातुएं, इनका घनत्व हल्का होने के कारण या कम होने के कारण पानी की सतह पर तैरती हैं। और उसी क्रम में मैंने बताया था अधातुओं के बारे में कि ऐसी अधातु जो कमरे के तापक्रम पर ही जलने लग जाती है। और उसमें बताया भी था कि जादूगर खोपड़ी में कुछ रखता है और वो जलने लग जाता है ना, कि भाई, और फिर पैसे ऐंठता है कि भाई देखो मैं खोपड़ी में आग लगा दी, और इस तरह से। तो वो क्या होता है? फास्फोरस, जो 32 सेंटीग्रेड पर अर्थात वायु में खुला छोड़ने पर तुरंत जलने लग जाता है। इसी कारण फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, ठीक है, और केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। ध्यान रखना, सोडियम धातु है और फास्फोरस अधातु है। और कल जब प्रश्न आया तो मैंने जल्दी जल्दी में, अति विश्वास में लिख रहा था अधातु, पढ़ लिया धातु और उत्तर बता दिया सोडियम। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें भाई अधातु लिखा हुआ था और उसका उत्तर क्या आएगा? फास्फोरस। और वैसे भी मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़े, पहला ऑप्शन सोडियम देखकर टिक मार दिया। अरे नीचे वाला ऑप्शन देखिए, उससे नीचे वाला सोडियम के बाद पोटेशियम लिखा हुआ। अरे सोडियम और पोटेशियम तो एक जैसी धातु है, एक ही गोत्र की है, दोनों के गुण ही एक जैसे। तो सोडियम जो काम करेगा वो पोटेशियम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते थे। तो सीधे सीधे अधातु के कारण उत्तर क्या था? फास्फोरस। तो भाई मैं ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? एक तो मैंने गलती की ज्यादा सरल चीज देखकर, ठीक है। दूसरा, आप भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना बेटी, और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर तभी टिक लगाना। कभी कभी हम अति उत्साह में जानते बूझते अनावश्यक गलती करके और नंबरों का नुकसान करा बैठते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करता हूं मैं, घर्षण, ठीक है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं फ्रिक्शन या घर्षण किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जब दो सतह एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। जैसे मैं एक चित्र बना देता हूं, जैसे ये कोई सतह है भाई, और इस पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है। चलिए इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो इस सतह को नीचे की ओर दबा रहा है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो सतह हमें बिल्कुल समतल दिखाई देती है, अगर इन्हीं का हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा विश्लेषण करें तो उसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे। और जब जैसे ये वस्तु है और इसके ऊपर दूसरी वस्तु रखें तो इसमें भी गड्ढे हैं इसके तल में, और इसमें भी गड्ढे हैं। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये जो आपस जो गड्ढे हैं वो एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और एक तरह का अंतरा आणविक बल लगता है। और इसी बल के कारण जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु को, इस जो खींचकर जो ना, तो जो ये अंतराण्विक बल है वो इनकी आपेक्षिक गति का, अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करता है। और विरोध करने वाला यह बल ही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है, ठीक है भाई। तो
जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसके विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल। ध्यान रखना, आरोपित बल की विपरीत दिशा में लगता है घर्षण, और घर्षण कहां लगता है? दोनों तलों की सतह के मध्य। जैसे ये दो तल हैं, तो देखिए ये, सॉरी मैं अब इसको, सॉरी क्यों भाई, देखिए ये तो वस्तु थी और ये तल था, तो इन दोनों की जो ये सतह है, ठीक है, अगर बल मैं इधर को खींच रहा हूं तो घर्षण बल कहां लगेगा? इधर की साइड को, F। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, हमेशा जिस दिशा में बल लगाया जाता है उस दिशा के विपरीत बल लगता है। एक बात और बताता हूं भाई कि इस दिशा में जब दोनों वस्तुएं गति नहीं कर रही हैं तो जो ये बल लग रहा है उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। भाई स्थिति के कारण पैदा हो रहा है, अभी गति तो नहीं कर रहे हैं, तो स्थैतिक घर्षण बल। अब ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैं इस खींचने वाले बल को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इस घर्षण बल का जो विपरीत दिशा में लग रहा है, इस घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी कि जैसे मैं ये बल लगा रहा हूं N और ये घर्षण बल Fs, ठीक है, इसको Fs फ्रिक्शन बोल देते हैं, कि थोड़ा सा भी N का मान और बढ़ा दें तो वस्तु इस तल पर गति करने लग जाती है। तो वह अधिकतम मान, घर्षण बल का वह अधिकतम मान, ठीक है, क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण बल। ठीक है भाई देखो, एक वस्तु को हम खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है, विरोध कर रहा है कि भाई नहीं जाने दूंगा, वस्तु को नहीं जाने दूंगा। एक स्थिति आवेगी कि वो घर्षण बल का मान अधिकतम होगा और थोड़ा सा भी मैं और ज्यादा खींचूंगा तो उस घर्षण बल पे उनकी गति नहीं रुकेगी और वस्तु गतिशील होने लग जाएगी। ठीक है, तो बस वस्तु गति करने वाली ही हो उस समय जो घर्षण बल का अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और जैसे ही वस्तु गति करने लग जाती है तो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस मतलब गति करती हैं तो दोनों के पृष्ठों के मध्य जो बल लगता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण। ध्यान रखना, स्थिति के कारण अर्थात दो वस्तुएं स्थिर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, उस समय लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल। वस्तुएं गति कर रही हैं, गतिक घर्षण बल। और अगर कोई वस्तु है, देखिए जैसे ये और ये कोई वस्तु बेलनाकार है, अगर इस पृष्ठ पर कोई वस्तु इस तरह से गति करे लौट कर, है ना, मतलब बेलनाकार वस्तु अगर रोलिंग करती हुई तो उसको लोटनी गति कहते हैं। ठीक है, और इस समय क्या होता है कि देखिए वस्तु अगर यूं रखी हुई है, आयताकार वस्तु है, दूसरी फ्लैट सतह पर रखेंगे तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, लेकिन बेलनाकार वस्तु का कम क्षेत्रफल उसके संपर्क में आता है, इसलिए दाब अधिक होता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन होता है? स्थैतिक घर्षण बल। अब पूछ सकता है कि तीनों में घर्षण बल कौन सा अधिक होता है? स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल या लोटनिक घर्षण बल? तो देख, ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण बल, उससे कम होता है गतिक घर्षण बल, ठीक है, और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण बल। याद रहेगा ना? तो देखिए अब मैं बताता हूं घर्षण बल की निर्भरता। घर्षण बल किस पे निर्भर करता है भाई? घर्षण बल केवल संपर्क सतहों के संपर्क कणों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे ये, भाई ध्यान रखना, जैसे ये सतह है और इस पर जितनी बड़ी सतह होगी तो ज्यादा अंतराण्विक बल लगेगा, इसलिए गति में उतना ही हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और घर्षण बल भी ज्यादा लगेगा। तो अगर किस पर निर्भर करेगा भाई? दोनों सतहों के तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा घर्षण बल का मान। ध्यान रखना, इसी कारण ध्यान रखना टायर गाड़ियों के चौड़े बनाए जाते हैं। मैं बताऊंगा पीछे कि घर्षण बल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो एक तो दोनों के संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दूसरा अगर स्थैतिक घर्षण को छोड़ दिया जाए तो घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे सर ये अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या है? बहुत आसान सी चीज समझिए। देखिए मैंने अभी बताया ना, जैसे ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका द्रव्यमान अगर मैं m मानूं तो देखिए ये जो वस्तु है ना वो नीचे की ओर दबाएगी, इस तल को नीचे की ओर दबाएगी, तो नीचे की ओर जो बल कार्य करेगा उसको बोलेंगे mg, अर्थात द्रव्यमान में g का गुणा कर देते हैं। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे सही मान क्या होता है इसका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं 9.8 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेता हूं। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करने के लिए एक प्रतिक्रिया बल लगता है, अवलंब प्रतिक्रिया बल, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर।
जिसको एन से व्यक्त करते हैं या आर से भी व्यक्त कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जो गतिक घर्षण बल का मान होता है या किसी प्रकार के घर्षण बल का मान होता है, तो एफ एस में घर्षण बल को व्यक्त कर रहा हूं। एफ एस किसका प्रतीक है? घर्षण बल का। वो किसके समानुपाती होगा? एन। एन क्या है? नॉर्मल अविलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। ये अविलंब प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की ओर लग रहा था, ठीक। अब तो दोनों चीजों पर निर्भर करा। अब प्रश्न आ जाए कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है भाई? संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर और अवलंब प्रतिक्रिया बल पर। अब घर्षण के प्रकार, अब घर्षण को मोटे मोटे रूप में हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुष्क घर्षण बल और तरल घर्षण बल। अब शुष्क घर्षण बल दो तरह का होता है, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। मैंने अभी इसकी परिभाषाएं बताई थी। तरल घर्षण बल क्या है भाई? ध्यान रखना, ठोसों में ही नहीं घर्षण बल लगता है, तरलों में भी लगता है, गैसों में भी लगता है, ठीक है। तो जब दो द्रव, वैसे भी देखो, मान लो किसी सतह पर पानी बह रहा है, तो जो सतह है, जिस सतह पर पानी बह रहा है, वो सतह पानी की गति का भी विरोध कर रहा है। या आप पानी में तैरें तब पानी भी आपकी गति का विरोध करेगा। तो द्रवों में भी जब दो पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपेक्षिक गति का विरोध होता है। उस समय जो बल लगता है उसको घर्षण बल ना कहकर क्या बोलते हैं? श्यान बल। उसको क्या बोल देते हैं? श्यान बल बोलते हैं, ठीक है भाई। और पदार्थों का यह गुण या द्रवों का वह गुण जो एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करें कि भाई तू क्यों गति कर रहा है, उसको बोलते हैं श्यानता। अरे यार इतना श्याना है, श्याना का मतलब काम करने नहीं दे रहा है, और काम की बात क्या है? या गति करना, ठीक है। तो जब दो द्रव एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करें तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। और द्रवों का यह गुण श्यानता कहलाता है, ठीक है। तो जो द्रव सरलता से बह जाते हैं वो कम श्यान बल वाले होते हैं, अर्थात कम श्यान है, कम श्यानता होती है उनकी। जैसे शहद की श्यानता ज्यादा होगी, पेट्रोल की श्यानता कम होगी। जो गाढ़े हैं उनकी श्यानता ज्यादा, वो ज्यादा श्यान है, अर्थात वो गति का विरोध उतना ही ज्यादा करेंगे। चलिए अब एक बार और, वैसे मैंने बता दिया स्थैतिक घर्षण क्या है, ठीक है। तो घर्षण बल जो कि संपर्क तलों के मध्य आप सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है। मैंने अभी बताया ना, जब वस्तुएं स्थिर हैं अर्थात गति से जस्ट पहले जो बल कार्य करता है, ठीक है, वो स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। आप इनको देख लेना भाई, ये मैंने सब चीज बता दिया है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना दोबारा से। अब गतिक घर्षण बल, ये भी मैंने बता दिया। गतिक घर्षण का अर्थ है यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही है तो आप जो बल इनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। और गतिक घर्षण बल का मान सदैव सीमांत घर्षण बल से कम होता है ना। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान के मान से हमेशा कम होता है। कौन? वैसे ध्यान रखना भाई, स्थैतिक एफ एस ज्यादा होता है एफ के मतलब काइनेटिक मतलब गति, और ये किससे ज्यादा होता है? लोटनी, स्लाइडिंग या रोलिंग, एफ आर बोल देता हूं। रोलिंग मतलब लुढ़क लुढ़क कर जा रही है लोटनी गति से। तो सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है, ठीक है, उससे कम होता है गतिक घर्षण बल का मान, और सबसे कम लोटनी घर्षण बल का मान। याद रहेगी ना बात। अब भाई बेलनी या लोटनी घर्षण बल, तो जब यह घर्षण बल जो किसी पिंड या वस्तु के किसी तल पर घूर्णन गति करने, घूर्णन गति का मतलब जानते हैं? लुढ़क लुढ़क कर, रोल करता हुआ इस तरह से लुढ़क लुढ़क कर जाए। जैसे ड्रम को लुढ़काते हैं, किसी बेलनाकार बात इसको लुढ़काएं इस तरह से, यूं, ठीक है, यूं, ये पेंसिल है इस तरह से लुढ़कती जाए, तो ये क्या है? हाँ, लोटनी गति कर रही है, लोट है ना। तो जब कोई पिंड किसी पथ पर लुढ़कता है तो संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे दाब अधिक होता है। अब चलिए सीमांत घर्षण बल के नियम आप पढ़ लेना, आपके वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अब घर्षण बल कम करने के उपाय या विधियां, दो सतहों के बीच घर्षण बल कम लगे उसके लिए कौन कौन सी उपाय हो सकती हैं? एक तो स्नेक के द्वारा दोनों तलों के बीच कोई चिकनाई डाल दिया, स्नेक का मतलब चिकनाई डाल दी जाए। अब चिकनाई के रूप में हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं या गाढ़े तेल का प्रयोग करते हैं। और आजकल तो जो ऐसी वस्तुएं भी बन गई हैं जो तेल को और इसको चिकनाहट को पसंद नहीं करती हैं, तो उनमें ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट जानते हैं? ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक है, एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। नहीं तो सभी अधातुएं विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर।
ठीक है। तो ग्रेफाइट का चूर्ण शुष्क स्नेक के रूप में भी काम में आता है, तो इसको देखिए आप पढ़ लेना, ठीक है। गड़ियों में, सिलाई मशीनों में गाढ़ा तेल या ग्रीस स्नेक के रूप में डाल देते हैं, जिससे वो कल पुर्जे कम घिसें, घर्षण कम होगा तो कल पुर्जे कम घिसेंगे भाई। अब दूसरा क्या है, बॉल बियरिंग का उपयोग करके। आप जानते हैं कि जैसे पहिया है, तो यहाँ ये पहिया अगर किसी चीज पे घूमेगा तो यहाँ एक बेरिंग लगा देंगे। बेरिंग क्या होता है, एक घेरा होता है और उसके अंदर दूसरा घेरा होगा, और दोनों घेरों के बीच में गोलियां लगी होंगी ना लोहे की, उन पर वो घूमती है और उनमें ग्रीस भरी हुई होती है, जिससे घर्षण बल का मान कम हो। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके भी हम घर्षण बल का मान कम कर सकते हैं। पहला तो स्नेक का मतलब चिकनी चीज का प्रयोग करके, तेल या ग्रीस का प्रयोग करके, ठीक है। दूसरा बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। तीसरी पॉलिश के द्वारा हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। पॉलिश के द्वारा कैसे, कि संपर्कित पृष्ठों पर पॉलिश करके। देखिए मैंने अभी बताया ना कि जो वस्तुएं हमें चिकनी दिखाई देती हैं, वास्तव में वो चिकनी नहीं होती। अगर सूक्ष्मदर्शी से उनका विश्लेषण किया जाए तो उनमें आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे। अगर उन पर पॉलिश कर दिया जाए तो वो गड्ढे भर जाएंगे। तो जब दोनों सतह एक दूसरे के संपर्क में आएंगे इस तरह से, तो एक दूसरे में वो फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं तो अंतरा आणविक बल का मान कम होगा, जिससे वे एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध भी कम करेंगे, ठीक है, और घर्षण बल का मान कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 3 चीज के द्वारा हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। पहला क्या है, स्नेक का प्रयोग करके। नंबर 2 बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। नंबर 3 पॉलिश करके। ठीक, चलते हैं आगे। अब घर्षण के लाभ देखिए, घर्षण की हानियां आपको दिख रही हैं, घर्षण के लाभ भी हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो आप क्या पृथ्वी पर चल पाते? नहीं चल पाते ना। आपने देखा भी है कि अगर केले के छिलके पर पैर पड़ जाए, चारों कोने चित गिरोगे ना आप। तो घर्षण के बिना आप अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप सड़क पर या जमीन पर नहीं चल पाते। दूसरा, आप क्या दांतों से भोजन काट पाते? नहीं बंधु, आप काट ही नहीं पाते। फिर क्या निगल पाते? घर्षण नहीं होता तो वो नीचे जाता ही नहीं। ठीक, और कोई सा क्या आटा चक्के वाले जो आटा आप पिसाते हैं ना, गेहूं, क्या पिस जाता? जब घर्षण ही नहीं होता तो पार्टों के बीच में घर्षण लगता नहीं, वो पिसता ही नहीं। खाना क्या खाते आप हैं? क्या किसी वस्तु को आप काट पाते? फल को भी नहीं काट पाते, ना खा पाते आप। तो बिना घर्षण के जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। घर्षण बहुत जरूरी है, नुकसान तो करता है घर्षण बहुत जगह, पर इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। देखिए मैं आईपैड पर इस पेंसिल से लिख रहा हूं, तो घर्षण नहीं होता तो क्या मैं लिख पाता? नहीं। आपके टीचर जो बोर्ड पर लिखते हैं स्केच से या मार्कर से या चौक से, घर्षण नहीं होता तो क्या वो लिख पाते? नहीं लिख पाते भाई। इसी तरह वाहन के पहियों और सड़क के मध्य घर्षण बल, वाहन को रोकने में शायद आप तेजी से जा रहे हैं, अचानक कोई सामने आ जाए, ब्रेक लगाकर रोक देते हैं। पर सोचिए अगर घर्षण नहीं होता तो क्या वाहन को रोक पाते? और जब नहीं रोक पाते तो आपका क्या होता भाई? ये तो आपने सोचा ही नहीं था अब तक भाई। ठीक है, पहिए की पर्दी पर घूमता हुआ पट्टा, घर्षण के कारण ही आप पानी नहीं निकाल पाते भाई। कैसे ट्यूबवेल को चलाते? चाक और श्याम पट्ट के मध्य घर्षण बल ही श्याम पट्ट पर लिखने में सहायक होता है। ऐसे आप हजारों उदाहरण लिख सकते हैं जो घर्षण के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, घर्षण के लाभ को प्रदर्शित करते हैं। अब घर्षण बल से होने वाली हानियों को भी देख लेते हैं बंधु। तो घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफी नष्ट होती है। घर्षण कम होता तो हमारी गाड़ी जो 10-15 का एवरेज देती है वो 50 का एवरेज देती। हम शॉट लगाते हैं ना, ये 4 रन के लिए ड्राइव कर दिया है बॉल को, ठीक है, हल्का सा बॉल को आप पुश कर दे, वो बाउंड्री लाइन से पार कर जाती, क्योंकि घर्षण कम होता तो। ठीक है, ये घर्षण ये जो आपकी लगाए गए शॉट को बाउंड्री से पार जाने से रोक देता है। फुटबॉल पर आप किक मार दे, फुटबॉल रुकती ही नहीं। कहां तक रुकती? यहां से किक मार के 10 किलोमीटर जाके रुकती, वो घर्षण कम होता तो मजा आ जाता है ना। तो देखिए, चलिए बात, तो घर्षण के कारण वैसे सोचिए, कोई भी आप
वाहन खरीदें, उसके कल पुर्जे क्यों घिस जाते हैं? घर्षण के कारण। ठीक है, गर्म हो जब टायर फट जाता है घर्षण के कारण, पंचर हो जाता है घर्षण के कारण। ठीक है, तो बहुत सारी ऊर्जा जो व्यय हो रही है, पेट्रोल और डीजल अथाह जो खर्च हो रहा है, वो कम खर्च होता अगर घर्षण कम होता। यह वाहनों, रॉकेट, ट्रेनों इत्यादि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, आपकी गाड़ी जो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वही 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है अगर घर्षण नहीं होता। ये घर्षण ही तो आपकी गाड़ी को स्पीड पकड़ने से रोकता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। पता है कि मशीनों की दक्षता या क्षमता कम होती जाती है घर्षण के कारण, क्योंकि उसके कल पुर्जे घिस जाते हैं घर्षण के कारण। घर्षण बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं। तो आप इनको एक बार और पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर, मजा आ जाएगा। चलिए फिर घर्षण बल, तो मैंने क्विक, देखिए आपको क्या पढ़ना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है। वो तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे, आपको क्या पढ़ना है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। घर्षण बल की परिभाषा, घर्षण 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। ध्यान से पढ़ लेना इसको। घर्षण 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, सी घर्षण बल, जिसे गतिक घर्षण बल भी बोलते हैं। सी घर्षण बल का मतलब गतिक घर्षण बल। ठीक है भाई। और लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु दूसरे पृष्ठ पर रोल करती है, लुढ़कती है। ठीक है, इनकी परिभाषा मैंने बहुत ढंग से आपके पढ़ने लायक मैंने लिख दी है भाई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए बंधु और इनको पढ़ लेना। ठीक है, घर्षण बल की विशेषताएं भी लिख दी हैं। दो सतहों को मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक भाई, क्यों? अगर दोनों पृष्ठ चिकने होंगे तो पृष्ठ, देखिए मैंने प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल कितना भी ज्यादा हो, अगर दोनों पृष्ठ चिकने तो घर्षण लगेगा ही नहीं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थितिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। मैंने बता दिया था ये तो। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेक तथा बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं या पॉलिश की जाती है, जो सी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल सबसे अधिक, द्रवों के बीच उससे कम और गैसों में सबसे कम लगता है। और अगर कोई ठोस के ऊपर गति करे बहुत ज्यादा घर्षण बल लगेगा, अगर कोई ठोस द्रव में गति करे तो थोड़ा कम लगेगा, और अगर कोई ठोस गैस में गति करे तो सबसे कम घर्षण बल लगेगा। ठीक है भाई, अब करते हैं प्रश्नों की बात। तो चलिए, आपने कितना पढ़ा, बात करते हैं भाई प्रश्नों की। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल, पढ़िए ऑप्शन, केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। गलत, या ठोस हो वस्तु, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, घर्षण तो लगेगा। तो ये तो गलत है भाई, पूर्णतः सत्य नहीं है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत है यार। मैंने कह दिया तीनों में कार्य करता है घर्षण बल। तो सबसे ऑप्शन बढ़िया कौन सा है? डी। ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस हैं, द्रव या गैस हैं, कोई सी कंडीशन में हो घर्षण बल तो लगेगा। तो ऑप्शन डी यहां आंसर के रूप में आएगा। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं यार। आप किसी बड़े व्यावसायिक संस्थान के भवन से मुख्य, अरे यार चेंज नहीं हुआ, कैसे भाई? सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं, ध्यान से पढ़ना भाई। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते पर ईंटें लगी हुई हैं, चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है। तेज वर्षा हो रही है तो पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहता है। जिस रास्ते पर फिसलने की संभावना कम हो वह रास्ता कौन सा है? देखिए ढीली मिट्टी पड़ी है, उसमें भी कीच होगी, फिसलना बढ़ेगी, गलत, ये रास्ता नहीं चलेगा। ठीक। पॉलिश किया और संगमरमर सबसे ज्यादा खतरनाक है। ईंटें बिछी हैं, इस पर भी चिकनाहट होगी, लेकिन बजरी बिछी है उसमें चिकनाहट नहीं होगी। बजरी के ऊपर चलना सबसे, इन सब में सबसे आसान है। तो भैया जो पहेली है, लड़की है, वो जाना चाह रही है सड़क पर, तो बजरी वाले रास्ते पर चली जाए, क्योंकि यहां घर्षण सबसे कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है, सही बात है, इस पे तो लगता है, ये तो सही है भाई। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है भाई। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण लगता है, ये गलत बात है ना। चिकनी लगता तो है, कम लगता है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी में रखी गेंद पर घर्षण बल, ये सबसे कम है भाई, तो इसको ही मान लेते हैं डी। ठीक।
कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है, लौटने घर्षण बल। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे। इसके लिए क्या हो, अधिक दूरी तय कब करेगी, जब गेंद और सतह के बीच का घर्षण बल कम हो। और घर्षण बल कम करने के लिए या तो स्नेक का प्रयोग करें, ग्रीस का प्रयोग करें, पॉलिश का प्रयोग करें। तो पढ़ लीजिए, लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा दी जाए, कम तो होगा। कालीन बिछाने से गेंद पर कपड़ा लपेट दिया जाए, गलत। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर जानते हैं, पाउडर से चिकना होने के कारण और गति करती हुई जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क दीजिए, रेत से तो घर्षण बल बढ़ जाएगा भाई। अब 5वां प्रश्न देखिए, घर्षण हमेशा हानिकारक है, ज्यादातर केस में हानिकारक होता है, बियर एंड टीयर करता है, तोड़ फोड़ करता है यार, ये आपकी तरह। ठीक है, लाभदायक है, कभी भी लाभदायक भी बहुत होता है, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की थी ना, बिना घर्षण के तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उत्तर सही कौन सा माने, ना हानिकारक ना लाभदायक, गलत। कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में बेहद लाभदायक है भाई। तो ऑप्शन डी, आज तो डी सही आ रहे हैं भाई। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। तो पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी आ जाएगा भाई, ये ए बी सी और डी। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को पढ़ लेना, इसको प्रश्न को ध्यान से। घर्षण से उत्पन्न होती है, दो सतहों के बीच जब घर्षण लगता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहाँ है भाई, तेल उत्पन्न होता है, दूध, ये नहीं होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। टायरों के तलियों की गोटी, टायरों के तल की जो गोटियां होती हैं वो घर्षण को बढ़ाती हैं, तभी तो टायर नए चाहिए भाई। पुराने टायर सड़क पर कम घर्षण करते हैं, जिससे बाइक के फिसलने का डर रहता है। तो तलियों की गोटी घर्षण को बढ़ाते हैं, ऑप्शन पहला सही होगा। 9वां प्रश्न देखिए, तेलीय सतह से, तेलीय सतह होगी तो चिकनी होगी, चिकनी होगी तो घर्षण कम होगा, घर्षण अधिक होगा, गलत, घर्षण कम होगा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पर चलेंगे तो आप फिसलेंगे, फिसलेंगे तो घर्षण कम होगा, फिसलेंगे तब जब घर्षण कम होगा। ये भाई दूसरा ऑप्शन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है कम। मजा आ रहा है ना। कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं, कारों के होते हैं भाई, ट्रकों के होते हैं भाई, बुलडोजरों के होते हैं। तो भाई उपरोक्त सभी है, जब दो सही आ जाए तो उपरोक्त सभी होगा। किसी बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है, क्यों, घर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन सी आ जाएगा सही। तरल में कौन गति कर सकता है, मछलियां कर सकती हैं, पक्षी भी कर सकते हैं, कई पक्षी हैं जो, है ना, बतख है, हाथी नहीं आती है, तो मछलियां और पक्षी दोनों ही आएंगे भाई इसमें। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर करता तो है, तरल की प्रकृति पर, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन होगा। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, लोटने घर्षण बल, ये आ जाएगा भाई। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल कौन सा होगा, ये देखो तभी कार्य करते हैं जब वस्तुएं ठोस हो, गलत। ये तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, इस पर निर्भर नहीं करता, ये प्रश्न रिपीट है वही। तो इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस हैं, द्रव या गैस हैं, कैसी भी अवस्था हो, जब दो पृष्ठों के सापेक्षिक गति होगी दो पृष्ठों के मध्य, तो भाई घर्षण बल तो लगेगा। यदि हम दरवाजों के कब्जों में तेल लगा दें तो घर्षण कम हो जाएगा। तो भाई ये तो आपकी जानकारी ज्यादा ही हो गई है, तो प्रश्न सरल लगने लग गए होंगे। तो वही फिर परिभाषा आ गई, घर्षण बल किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आई हो। दूसरा, स्थैतिक घर्षण और सी घर्षण में अंतर बताइए, थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति अवस्था में लाने का प्रयास, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थिर है उस पर बल लगाकर उसको गति अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है, तो उस अवस्था में दोनों पृष्ठों के मध्य जो गति की विपरीत दिशा में बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुना आपने, कुछ ज्यादा बोल दिया था इससे। और जब वस्तु गति करने लग जाती है तो दोनों पृष्ठों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसे गतिक घर्षण बल या सी घर्षण बल कहते हैं।
तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सी घर्षण या गतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसे एफ के से व्यक्त करते हैं। और स्थैतिक घर्षण को किससे व्यक्त करते हैं? एफ एस। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर और के का मतलब काइनेटिक, गतिशील। अब छोटे छोटे प्रश्नों की बात करते हैं भाई, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। क्या घर्षण वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है? हाँ, करता है। घर्षण वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या घर्षण सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है? करता है भाई। चिकनाई होगी, दोनों पृष्ठ चिकने होंगे तो घर्षण बल कम लगेगा। कौन सी सतह अधिक घर्षण पैदा करती है? खुरदुरी सतह पर अधिक घर्षण पैदा होगा। किस प्रकार की सतह कम घर्षण पैदा करती है? चिकनी सतह कम घर्षण पैदा करती है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? गति की विपरीत दिशा होती है भाई। घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है। अब तो मजा आ रहा होगा। तो चलती है। दो सतहों के बीच घर्षण का कारण क्या है? बताया ना कि ऊपर से दिखने वाली चिकनी सतहों के बीच में गड्ढे होते हैं, ठीक है। और ये गड्ढे जब आपस में एक दूसरे पर वस्तु रखते हैं तो एक वस्तु दूसरे को दबाती है, तो इन गड्ढों के बीच में वस्तुएं फंस जाती हैं और अंतरा आणविक बल के कारण वे एक दूसरे की अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, ठीक है। खुरदुरी सतह पर अनियमितता अधिक होती है। तो घर्षण कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, फिसलने वाला घर्षण बल और रोलिंग घर्षण, ठीक है। तो ये गतिक घर्षण कहें इसको यार, ये ज्यादा अच्छा है। गतिक घर्षण या सी घर्षण, और रोलिंग का मतलब लुढ़कन, ठीक है। कौन सा कम है, फिसलने वाला घर्षण या स्थैतिक? मैंने बता दिया, स्थैतिक सबसे ज्यादा होता है, फिसलने वाला उससे कम, लोटनिक सबसे कम। ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर बल मदद करता है घर्षण बल। मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाए जहां स्नेक की सलाह नहीं दी जाए? भाई आपसे कह दिया जाए ग्रीस और मोबियल का और पेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो घर्षण को आप कैसे कम करेंगे? एयर कुशन के द्वारा। सामान के टुकड़ों में रोलर्स क्यों लगे होते हैं? सामान को जब हम किसी पृष्ठ पर या सड़क पर खींचेंगे तो घर्षण के कारण वो नष्ट हो जाएगा भाई, तो इसलिए रोलर्स लगे होते हैं। पहिए क्यों लगे होते हैं उनके बीच में? ऐसी गाड़ी पर रखे होते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं, और पहिए आसानी से गति करने लग जाते हैं, ठीक है। घर्षण कम करने की 2 विधियों के नाम, लुढ़कने से और फिसलने से, ठीक है भाई। केले फर्श पर चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? समझ ही गए होंगे। इसी तरह घर्षण बल को उदाहरण सहित परिभाषा आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। और घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं भाई, ध्यान रखना। घर्षण आंशिक रूप से सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। 2 सतहों को एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यदि वे चिकने होने की तुलना में खुरदुरी हो तो ज्यादा घर्षण बल लगेगा, चिकने होने पर घर्षण बल कम लगेगा। वास्तव में 2 अत्यंत चिकनी सतहों के बीच घर्षण बढ़ता है क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों में वृद्धि होती है। घर्षण गतिमान पिंडों के बीच संपर्क में सतह क्षेत्र की मात्रा या पिंडों की सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करता है, हालांकि निकायों को एक साथ रखने वाले बलों के परिणाम पर निर्भर करता है। अब खाली स्थान भरिए भाई। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, ये विरोध आ गया इसमें। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह पर घर्षण अधिक उत्पन्न होगा। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है, तो अधिक आएगा इस पे। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। पाउडर छिड़क देंगे तो गोटी को आप आसानी से ज्यादा दूर तक फेंक सकेंगे। तरल घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण को क्या कहते हैं भाई? श्यान घर्षण कहते हैं या श्यान बल बोलते हैं, श्यानता ये कहेंगे आप, श्यानता, ठीक है। हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, नाव के आकार की, ठीक है। नाव के आकार की होती है ना, जिससे घर्षण कम लगे, नाव के आकार। तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त नहीं कर रहा हूं, घर्षण बल वाले इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। कमेंट जरूर कर देना यार कि आपको वास्तव में कैसा लगा। ये सही बात है यार, अगर मैं इन्हीं वीडियो को आपको 15-20 दिन पहले डाल देता तो शायद आपकी मदद ज्यादा हो जाती। अगर आपका साथ बना रहा
तो 9th में भी आई कैन हेल्प यू। अगर जिंदे रहे तो यार, अगर आपने कहा आपका प्रेम सम्मान इसी तरह बना रहा, तो ईमानदारी से बताऊं, अब तक मैं केवल बीएससी वालों के लिए या 12वीं वालों के लिए ही वीडियो डालता था, फिजिक्स में या गणित में। मुझे नहीं पता था कि कक्षा 8 के छात्र मुझे इतना सम्मान प्रेम देंगे, इतना लगाव आप लोगों से इन कुछ चंद दिनों में हो गया है। आप, मेरे पास शब्द नहीं है और ज़्यादा मैं कह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चश्मा हटा के आपको बताऊं तो कुछ तरल पदार्थ आप देख पाओगे। खैर चलिए, ये बात नहीं। आई रियली एप्रिसिएट योर कंपनी। मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों के मैसेज यहाँ ही नहीं, सही बात बताऊं तो व्हाट्सएप पर भी मुझे बहुत मिले हैं। पेपर होते ही आप लोग जिस तरह से प्रश्नों को भेजते हैं, अपने दुख दर्द को या पसंद नापसंद को जिस तरह से आपने मेरे साथ शेयर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत से बच्चों का बाप हूँ। मतलब अपने आप को कुल मिला के मैं जीवन को धन्य मान रहा हूँ। तो कीप इट, ठीक है, इसको बनाए रखें। तो चलते हैं अगले वीडियो पर। तो देखिए, अब चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। आप कहेंगे सर आपने क्रम से नहीं। अरे यार, जो सामने आ गया नोट्स, मैंने देखिए नोट्स बनाए थे। ईमानदारी की बात तो ये, आपकी किताब को पढ़कर मैंने अब तक, सही बात तो ये, कक्षा 8 को नहीं पढ़ाया था कभी, ठीक है, पर आप लोगों के प्रेम ने सब कुछ करा दिया। मुझे हिंदी भी पढ़वा दी आप लोगों ने, सामाजिक ज्ञान को भी आपने मुझे पढ़ना सिखा दिया। विज्ञान और गणित और इंग्लिश की खैर कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। तो अब कोयला और पेट्रोलियम जो चैप्टर है उसकी चर्चा कर लेते हैं भाई। तो देखिए, पाठ की शुरुआत में संसाधन की परिभाषा बताई गई जो सामाजिक ज्ञान में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव जिनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में करता है, तो वे सभी वस्तुएं, ठीक है, या स्रोत क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। सामाजिक ज्ञान वाले ही है, कोई अलग से नहीं है। प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकृति में जिस तरह से ये उपलब्ध है, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय जिनका क्षय कभी नहीं हो, जिनका भंडार कभी खत्म नहीं हो, तो इन्हें नवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। नवीनीकरण मतलब जिनका भंडार कभी समाप्त नहीं हो, अर्थात एक बार समाप्त हो जाए पुनः नवीनीकृत हो जाए। जैसे रावण के सिर थे ना, भगवान राम काट देते थे, पुनः दूसरे उगाते थे, ठीक है। उसी तरह किसी संसाधन का आप प्रयोग करें और फिर वो उसी अवस्था में आ जाए। यह हमारी प्रकृति में असीमित, सॉरी ए लिख गया है, असीमित। देखिए सही बात है, जब मैंने नोट्स बनाए थे सैमसंग नोट ऐप में बोलकर बनाए थे, सही बात तो ये लिख कर कैसे बना था, तो थोड़ा कभी अशुद्धि हो जाती है तो मैनेज कर लेना। वैसे मैं शुरू प्रयास करूंगा कि अशुद्धियां ना रहें। असीमित अर्थात ऐसे संसाधन जो हमारी प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनका भंडार कभी समाप्त नहीं हो, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन या नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, कभी भंडार समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा, प्रकृति जब तक है नहीं समाप्त होगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, ज्वार भाटे आते ही रहेंगे भाई। भूतापीय ऊर्जा नहीं समाप्त होगा। परमाणु ऊर्जा, तरंग ऊर्जा इत्यादि, ये सभी किसके? अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, अनवीनीकरण। तो ये अनवीनीकरण, अरे यार आ की बहुत गलती हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनवीनीकरण संसाधन। अर्थात एक बार प्रयोग में कर लिया तो भंडार कम ही होगा भाई, वापस उसी अवस्था में नहीं आएगा। अर्थात इनकी मात्रा प्रकृति में सीमित है, इसलिए प्रयोग भी सीमित करना ही होगा। यदि इनका इसी तरह दोहन होता रहा तो वे एक निश्चित समय सीमा के पश्चात इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला के भंडार तो आप पता ही है समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थ है, आसमान छूम रहे हैं कीमत। प्राकृतिक गैस, वन संपदा, वन तेजी से कम होते जा रहे हैं भाई, खनिज,
खनिजों का भंडार भी अब कम होता जा रहा है। तो ये सब क्या है भाई, समाप्त होने वाले हैं। और नवीनीकरण संसाधन है। अब दूसरी चीज आपकी इस चैप्टर में थी कि कोयले के भंडार जो खानों में निकलते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए पढ़ लीजिए कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर सघन वन थे भाई। अब कालांतर में कोई प्राकृतिक आपदा आई, उथल पुथल आया होगा, भूकंप आया होगा, जिसके कारण जो पृथ्वी पर ढेर सारे पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर दब गए। और जब अंदर दब गए तो अंदर नीचे गहराई में पृथ्वी के अधिक ताप, भाई अंदर पृथ्वी गर्म है, अधिक ताप और दाब के कारण बहुत सालों बाद ये पेड़ पौधे ही कोयले में बदल गए भाई। किसमें बदल गए? कोयले में। ठीक है, कोयले का इस प्रकार बनना कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, पादपों से इस प्रकार कोयले का बनना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। और कोयले को और पेट्रोलियम पदार्थों को जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। अगर उदाहरण पूछ ले आपसे कि जीवाश्मीय ईंधन के उदाहरण लिखिए, तो पहला कोयला लिखेंगे, दूसरी जरूरत पड़ जाए तो पेट्रोलियम पदार्थ लिख देंगे। ठीक, अब कोयले से प्राप्त उपयोगी उत्पाद कौन कौन से, ये भी पूछ सकता है कि कोयले से कौन कौन से उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो पहला है कोक। ध्यान से भाई, यह कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है। कठोर होता है, सरंध्र अर्थात जिसमें छिद्र होते हैं, जो कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? कोक, जिसमें सरंध्र होते हैं, कठोर होता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, जब धातुओं को हम शोधित करते हैं ना, पृथ्वी से खोदकर धातुओं को निकालते हैं, तो बहुत सी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं जिससे भी अशुद्धियां निकल जाएं। उनमें कार्बन अपचयन विधि भी है। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करते हैं, तो कार्बन अपचयन विधि में हम कोक का प्रयोग करते हैं भाई। तो धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग करते हैं कोक का। और दूसरा इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, यह आ सकता है। ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जिसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण और इस्पात के औद्योगिक निर्माण में होता है। वो कौन सा है? कोक। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, ये किसी भी रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं भाई आप, अति लघुत्रात्मक आ सकता है। ठीक है, लघुत्रात्मक भी पूछ सकता है। कोलतार दूसरा, आप जानते हैं कोलतार, ये काला गाढ़ा द्रव होता है, धर्म नहीं भाई, द्रव होता है। ठीक है, ये काला गाढ़ा द्रव होता है। आपने पता सड़क जब बनाते हैं, मिलाते हैं ना, हाँ, इससे संश्लेषित रंग बनाते हैं हम, दवाइयां बनाई जाती हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, प्लास्टिक पेंट बनाए जाते। ठीक है, प्लास्टिक पेंट एक ही कहें या दोनों है ना, फोटोग्राफिक सामग्री बनाई जाती है। तो कितने उपयोग की चीज है कोलतार। कौन कौन सी? संश्लेषित रंग, दवाइयां, विस्फोटक पदार्थ, संश्लेषित सुगंधित पदार्थ, प्लास्टिक पेंट और फोटोग्राफी काम में आता है भाई। इसी के साथ कीटों को भगाने वाली गोलियां, जिन्हें नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं ना आप, आपकी मम्मी रखती होंगी ना, कपड़ों को कीटे या झींगुर ना खराब कर दे। तो ये नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। वर्तमान में सड़क निर्माण में अब आजकल कोलतार का प्रयोग नहीं कर रहे, किसका कर रहे हैं? बिटुमनी का। ये बहुत ज्यादा पूछता है कि वर्तमान में कोलतार के स्थान पर किस पदार्थ का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? बिटुमनी। बिटुमनी का प्रयोग। कोयले के 4 प्रकार इसमें है नहीं, घर जब पढ़ते तो उसमें बिटुमनी कोयला भी आता है। ठीक, कोयला गैस, कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला गैस कब प्राप्त होती है? कोयले से कोक बनाते समय, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम। तो अब पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोलियम, ये प्रश्न भी आ सकता है कि पेट्रोलियम 2 शब्दों से कौन कौन से 2 शब्द हैं जिनसे मिलकर बना है। तो एक तो है पेट्रा शब्द और एक है ओलियम। तो पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ठीक है, और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो चट्टानों से निकलने वाला तेल। तो जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से जो तेल निकलता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ भारत में भी निकलते हैं, पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि काम नहीं चलता, इसलिए कई देशों से पेट्रोलियम पदार्थों को आयातित किया जाता है। और देखिए रिफाइनरी कई जगह लगी हुई है, डिगबोई में है, आसाम में, हमारे समीपी मथुरा है, उसमें बहुत बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है। तो यहाँ कच्चा तेल जो जमीन से खुद कर निकल कर आता है ना पाइपों के माध्यम से, उसको शोधित किया जाता है
तो प्रवाही आसवन के द्वारा। तो ध्यान, अगर कोई पूछ ले कि पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किस विधि से किया जाता है, प्रवाही आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई। अब जब इसका शोधन करते हैं तो कई तरह के पदार्थ निकलते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकलती है। देखिए, जब इसको गर्म करते हैं बड़ी बड़ी टंकियों में, तो विभिन्न तापक्रम पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। तो सबसे पहले जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस सिलेंडर भर के अलग कर लेनी भाई। उसके पश्चात पेट्रोल निकलती है, पेट्रोल को अलग कर लिया, फिर और गर्म करेंगे और रासायनिक क्रिया करेंगे, फिर मिट्टी का तेल निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, फिर जो मोबियल होती है ना, स्नेक तेल जिनको बोलते हैं, वो निकलेंगे, फिर स्नेक पदार्थ हैं, कोल तार निकलेगा, मोम निकलेगा। ठीक है, मोम जो होता है ना, वो भी इसी में निकलता है। इतने पदार्थ निकलते हैं भाई पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में। ठीक भाई। अब एक चीज और बता देता हूं, पेट्रोलियम कैसे बने। जैसे कोयला बना है ना, ठीक उसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ बने। कैसे कि पहले दो ही चीज थे भाई, बड़े बड़े समुद्र थे, और जब कोयले की बात करें तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे। तो देखिए, समुद्र में बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु होते हैं, आपको पता ही है। कोई भूकंप आया होगा, उथल पुथल रही होगी, ऊपर की जमीन नीचे, नीचे की ऊपर रही होगी, तो ये जो जीव जंतु हैं वो जमीन के अंदर दब गए, और जमीन के अंदर जब ये दब गए तो कालांतर में अत्यधिक दाब और ताप के कारण, अत्यधिक दाब और ताप, रट लीजिए इन दो शब्दों को, के कारण ये जीव जंतु ही पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गए। ठीक भाई। अब पेट्रोलियम का परिष्करण मैंने बता ही दिया। पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनाए गए विभिन्न पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। पूछ लिए, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनाए गए विभिन्न पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। जैसे कृत्रिम रेसे, पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो कृत्रिम रेसे वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था। प्राकृतिक गैस, ये एक जीवाश्मीय ईंधन है। यदि प्राकृतिक गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर दे, देखो गैस निकली तो आपके सिलेंडर में वैसे आसानी से नहीं घुस जाती, इसको अधिक दाब पर संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है। तो ये जो गैस है ना, गैस में जो परमाणु है दूर दूर रहते हैं, दूर दूर परमाणु बिखरे हुए। अब इसको दबाया, देखिए मैं दबा रहा हूं गैस को, दबा रहा हूं, जब ये परमाणु पास आएंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी और इसको सिलेंडर में ठूस दिया जाता है। सिलेंडर को हिला के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि पानी बज रहा हो उसमें। तो ये किसकी करामात है? अत्यधिक दाब की। और उस दाब को जब कम कर दें ना नोजल से ऊपर करके, तभी वो गैस ऊपर निकलती है और वापस वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? सीएनजी। तो देखिए, सी का मतलब सीएनजी, सीएनजी का उसको देखिए, सी से कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस्ड का मतलब दबाया गया, एन का मतलब नेचुरल, और जी का मतलब गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और गैस का मतलब गैस। क्या कहूं, सॉरी। ठीक सर। अब प्राकृतिक गैस के उपयोग कहां कहां करते हैं? ऊर्जा उत्पादन में। ठीक, जानते हैं आप, आजकल तो वाहन इससे सीएनजी से चलाए जा रहे हैं, बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस के क्या लाभ है भाई? सबसे बड़ा लाभ है कि प्रदूषण कम फैलता है। डीजल से सबसे ज्यादा फैलता है, पेट्रोल से उससे कम, और सबसे कम फैलता है प्राकृतिक गैस से। इसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जा सकता है। अब प्राकृतिक गैस के भंडार कहां कहां हैं? अरे यार सॉरी, भारत में कहां कहां है भाई प्राकृतिक गैस के भंडार? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर हैं। ठीक, अब प्राकृतिक संसाधनों का जब हम अंधाधुंध लाभ कमाने की दृष्टि से अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, तो इनका संरक्षण ऐसी स्थिति में क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में, इनके भंडार निश्चित हैं। एक स्थिति आएगी जब कोयला और पेट्रोल बीतेंगे, उस दिन की कल्पना करना इतना भयावह है, तो उस समय क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। बिजली अगर नहीं होगी, वाहन नहीं दौड़ेंगे, पानी कैसे पिएंगे, कोई काम नहीं होगा भाई साहब। हमारा जो जीवन है ना, वो नहीं चल पाएगा बिना इन दो चीजों के, कोयला और
पेट्रोल के बिना, पेट्रोलियम पदार्थों के बिना। इसलिए इनका अनावश्यक दुरुपयोग ना करें, जनसंख्या को नियंत्रण में रखें। अब मैं इसलिए आपसे क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि आप ही तो देश के कर्णधार बनने वाले हो भाई। अतः इनका संरक्षण आवश्यक है भाई। देखिए इसको याद रख लेना, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, पीसीआरए। तो देखिए पी से पेट्रोलियम, सी से कंजर्वेशन, आर से रिसर्च और ए से एजेंसी। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एजेंसी, ये पीसीआरए का फुल फॉर्म है। इस एजेंसी के द्वारा परिवहन के समय पेट्रोल डीजल के बचाव के लिए बचत के लिए बताई गई कुछ बातें। ये बताता है कि भाई पेट्रोल बचाओ, दुनिया को बचाओ। तो क्या क्या चीजें बताता है कि जब कहीं जा रहे हों और बत्ती लाल हो रही है तो भैया गाड़ी को बंद कर दें यार, गाड़ी का इंजन बंद कर दें, चाहे वो गाड़ी है चाहे मोटरसाइकिल है। टायरों में हवा का दबाव सही रखें, क्योंकि टायरों में अगर हवा कम रही तो एवरेज कम देगी, अर्थात डीजल पेट्रोल की खपत ज्यादा होगी। गाड़ी को मध्यम और एक समान गति से चलाना, बहुत हाई स्पीड पर नहीं चलाएं, कहीं 150, 200, 110 एक दूसरे की नकल करके आप अंधाधुंध, गाड़ी भी खराब होगी, ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, आपकी समस्या भी हो सकती है। ठीक, समय समय पर गाड़ी का रखरखाव, भाई समय समय पर गाड़ी की सर्विस भी कराते रहे। तो ये कौन बताता है, पीसीआरए। ठीक है, अगर लंबी लाइन लगी हुई है, लाल बत्ती है, गाड़ी का इंजन ऑफ कर दे भाई। टायरों में हवा सही रखें, गाड़ी को कम स्पीड में चलाएं और एक समान स्पीड से, बार बार क्लच को नहीं दबाएं, हुर्र हुर्र नहीं कराएं। समय समय पर गाड़ी का रखरखाव करें, गाड़ी की मेंटेनेंस रखें भाई। काला सोना, आपको पता है ये कोयले और पेट्रोलियम दोनों को काला सोना कहा जाता है, ये तो सामाजिक ज्ञान में आपने पढ़ा है। पेट्रोलियम के अतिरिक्त व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना भी कहते हैं। दोनों का बहुत ज्यादा व्यावसायिक महत्व है, कोयले का और पेट्रोलियम पदार्थों का। जीवाश्मी ईंधन, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीवन से निर्मित ईंधन, यह नवीनीकरण या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। पढ़ लिया, मन लगाकर पढ़ लिया, सही में प्रश्न पूछ लूं, पूछते हैं तो। अरे यार कभी कभी मैं भूल जाता हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने चाहिए थे ना, कोई बात नहीं, शुरुआत रिक्त स्थानों से कर लेते हैं। खाली जगह तथा जीवाश्मीय ईंधन है, कौन है, कोयला और पेट्रोलियम। तो पहले में कोयला आ जाएगा भाई, दूसरे में पेट्रोलियम। चलिए कलर चेंज कर ही लेता हूं यार, चलिए। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। पेट्रोलियम का शोधन, परिष्करण लिख दीजिए आप या पेट्रोलियम का क्या लिख दीजिए, शोधन लिख दीजिए, एक ही बात है भाई। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सबसे कम प्रदूषण करती है कौन, सीएनजी। अब निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए भाई। जीवाश्मीय ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते, गलत। जीवाश्मीय ईंधन तो भैया बहुत कालांतर में, लंबे समय में बनते हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में जब दब जाते हैं, तो ये तो असत्य है। मैंने असत्य नहीं लिखा यार, बचा रहा हूं स्याही, स्याही नहीं। आपको पता है ये क्या है, आईपैड की पेंसिल है, जो अलग ही तकनीक है, तो असत्य समय बचा रहा हूं। चलिए, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, उल्टी बात कह रहा है, ये भी असत्य है भाई। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सही है, सत्य है भाई। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, गलत कह रहा है। मिट्टी का तेल जीवाश्मीय ईंधन है। अब प्रश्न संख्या लघुत्तरात्मक में बात करते हैं। समझाइए, जीवाश्मीय ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। जीवाश्मीय ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, जो कालांतर में पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि आज पेड़ पौधों को अंदर दबा दे, कल कोयला बन जाए या पेट्रोल बन जाए। प्रकृति में
जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित हैं, जीवाश्मी ईंधन के संसाधन सीमित हैं, भंडार इनके समाप्त होंगे, इसलिए यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक पदार्थों के नाम लिखिए। वायु, जल, मृदा, वन, खनिज सब प्राकृतिक संसाधन है भाई। ठीक है, वायु, जल, मृदा, वन और खनिज। कुछ मानव निर्मित पदार्थों के नाम लिखिए जिनका निर्माण मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किया है, अर्थात वायु, जल, मृदा, वन, खनिज ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके अपने लिए उपयोगी वस्तुएं बनाई हैं, उनको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे कांच है, प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों का प्रयोग करके कांच बनाया, मानव संसाधन, मानव निर्मित पदार्थ। सीमेंट बनाया, कपड़ा बनाया, मकान बनाया, औषधियां बनाई, कुछ भी लिख दिए जो मानव ने बनाई है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, वो सब मानव निर्मित संसाधन है। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा लिखें। किन्हीं 3 जीवाश्मी ईंधनों के नाम लिखिए। तो वे ईंधन जो सजीवों के मृत अवशेषों से मृदा के नीचे दबने के कारण कई करोड़ों वर्षों बाद प्रकृति में उत्पन्न हुए, वे सब जीवाश्मी ईंधन कहलाए। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण हैं। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? आने लायक प्रश्न है, आपको याद हो जाए, अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। कोक कैसे बनाया जाता है बता ही दिया भाई, आप पढ़ लेना। कोयले के प्रक्रम के उत्पाद क्या है? कोयला से गैस और कोल तार बनते हैं, कोक बनता है। पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन के उत्पादों के नाम बता ही दिया। पेट्रोल का जब प्रवाही आसवन करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, फिर क्या पेट्रोल, फिर डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल, मिट्टी का तेल सब बाद में प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम गहरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है जिसकी अप्रिय गंध होती है जब जमीन से निकालते हैं ना। कौन सी चट्टानें पेट्रोलियम को संचित करती हैं? अपारगम्य, अर्थात जिनमें छिद्र नहीं हो, इम्परवियस या नॉन पोरस रॉक्स। ठीक है, ऐसी चट्टानों के मध्य गाढ़ा तेल पाया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण के लिए कौन सा प्रक्रम उपयोग में लाते हैं? प्रवाही आसवन। बताया ना, पेट्रोलियम का शोधन किस तकनीक से किया जाता है? प्रवाही आसवन। पेट्रोलियम गैस कैसे बनती है? पेट्रोलियम पदार्थों का जब प्रवाही आसवन करते हैं तो सबसे पहले यह गैस निकलती है। स्टोव, लैंप और जेट वायुयानों में कौन सा तरल काम मिलाते हैं? मिट्टी का तेल। शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन कराते हैं ना, आपकी मम्मी साड़ी की ड्राई क्लीन कराने जाती होंगी, पापा सूट की ड्राई क्लीन कराते होंगे, तो कौन से पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करते हैं? पेट्रोल का या बेंजीन का। ठीक है, किसका? पेट्रोल का या बेंजीन का प्रयोग करते हैं। कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। वन्य जीव समाप्त होंगे एक दिन, वन समाप्त होंगे, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ये सब एक दिन समाप्त होंगे भाई। कोयले के संगठन क्या है? कार्बन है भाई। अरे क्या है भाई, चलो। कौन सा प्रक्रम मृत पदार्थों को कोयले में परिवर्तित करता है? कार्बनीकरण। ठीक है, कौन सा प्रक्रम मृत पदार्थों को कोयले में परिवर्तित करता है? कार्बनीकरण। क्या होता है जब कोयले को वायु में जलाया जाता है? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और क्या है? प्रक्रमण के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक, कोयला गैस का आधुनिक उपयोग क्या है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। भंजक आसवन क्या है? भंजक आसवन में कोयला को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित सप्लाई में गर्म करते हैं तो उसे भंजक आसवन कहते हैं। अब चलिए लास्ट में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है? तो देखिए, कोयला और मृदा। अब देखिए, कोयला तो एक दिन समाप्त होगा, मृदा नहीं होगा, तो दोनों होने चाहिए, तो ये तो नहीं है जोड़ा। वायु और सूर्य का प्रकाश, वायु ना खत्म होगी ना सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा, तो ये भी नहीं है भाई। जल और पेट्रोलियम, जल तो समाप्त नहीं होगा लेकिन पेट्रोलियम तो समाप्त होगा, तो ये भी नहीं है। वन्य जीव और खनिज, भाई ये तो दोनों समाप्त होंगे। और यही प्रश्न पूछ रहा है कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का युगल है जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे? दोनों होने चाहिए, वन्य जीव भी और ये भी, दोनों ही क्या नवीनीकरण स्रोत है भाई। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। कौन? वायु। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो वायु के समान है, जो कभी समाप्त नहीं होगा? कोयला तो समाप्त होगा नहीं है,
पेट्रोलियम समाप्त होगा, तो ये तो समाप्त होने वाले हैं। खनिज समाप्त होंगे, तो ये तो 3 तो समाप्त होने वाले। ना समाप्त होने वाला वायु की तरह कौन है? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा कठिन है। ये तो गलत है, पाइपों से ही होता है, तो गलत। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। गलत। हमें तो सही कथन का चयन करना है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, यही सही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। गलत, किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सी सही है भाई। तो यही हम इस अध्याय को विराम देते हैं। आशा है मेरा ये प्रयास आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अब कौन सा चैप्टर शुरू करें? क्या थक गए यार? नहीं थके होंगे, हैं? तो देखिए, अब एक और चैप्टर शुरू करते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जो चैप्टर नंबर 14 है भाई, अध्याय नंबर 14। तो देखिए, इसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं विद्युत धारा किसे कहते हैं? हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह, आवेश प्रवाहित होता है उसमें। ठीक है, तो किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? हम विद्युत धारा बोलते हैं। अगर किसी कोई चालक तार है, उसमें Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा हो, तो धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? I बराबर Q/T। और आपको पता है कि धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, चलिए मैंने अतिरिक्त नॉलेज आपको बता दी। अब बात करते हैं, पदार्थों को हम सामान्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे जिनमें करंट प्रवाहित होता हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, और एक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना होती हो। तो चालक पदार्थ कौन से हैं भाई? ऐसे पदार्थ जिनमें होकर आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह, भाई ये गलत लिख गया, प्रवाह हो जाता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक चालक कौन सी धातु है, कल भी बताया था मैंने, चांदी। तो सबसे, अब आप कहेंगे सर चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? अरे भाई, चांदी मूल्यवान धातु है, इसके तार अगर अलग बना दिए जाएं, मान लो बना भी दिए जाएं, तो चोर इसको तोड़ ले जाएंगे, तो सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए भाई इससे थोड़ा कम चालक तांबा है, जो सस्ती धातु है, इसलिए चालक तार अधिकतर तांबे के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुचालक पदार्थों की। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके, कुचालक या हीन चालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। ठीक है, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और धारा के इस प्रभाव को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखो विद्युत धारा के कई प्रभाव हैं, लेकिन आपके कोर्स में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही है। जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की बात करूं, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो चालक गर्म हो जाता है। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। और इसी सिद्धांत पर क्या हीटर, आपका फ्रिज नहीं, ओवन, हीटर, प्रेस, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, इसी तरह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है, अर्थात चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। और ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। और इसका प्रयोग आपके पंखों में, विद्युत मोटर, इनमें सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है भाई, जब किसी चालक द्रव में, मतलब द्रव, सभी द्रव विद्युत धारा के चालक नहीं होते, वे द्रव ही विद्युत धारा के चालक हो सकते हैं जिनका आयनन हो जाए। जैसे शुद्ध पानी है जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं, वो विद्युत धारा का चालक नहीं है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो वो विद्युत धारा का चालक हो जाता है। उसका
रासायनिक प्रभाव उसमें अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान कर रखना भाई इस बात का, ठीक है। आप कहेंगे सर कुएं का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, क्या ये चालकता प्रदर्शित करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि पोखर का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, इनमें अनेकों खनिज लवण पाए जाते हैं जो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अशुद्ध जल, शुद्ध जल होता है वो विघटित नहीं होता, ठीक है। धनायन और ऋणायन में आप कह सकते हैं सर H2O सूत्र होता है पानी का, तो वो H+ और OH आयनों में टूट सकता है, नहीं टूटता आसानी से भाई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें नमक मिला देंगे तो नमक का सूत्र NaCl होता है, वो आसानी से टूट जाएगा Na धनायनों में और क्लोराइड माइनस के आयनों में। बात आई समझ में? तो परिभाषा याद कर लीजिए यार, मैं भी ज्ञान पेलने लग जाता हूं कुछ ज्यादा ही। तो जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है और धारा के इस प्रभाव को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब इसका सदुपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका? विद्युत लेपन में, ठीक है। विद्युत की लेपन करते हैं कैसे? विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल कृत्रिम ज्वेलरी आभूषण चल रहे हैं, आपने देखा होगा महिलाएं कितना आभूषण पहनती हैं, वो सब डुप्लीकेट होता है। उसमें क्या है? तांबे की बनी हुई वस्तुओं को पर चांदी या सोने का लेप कर दिया जाता है, ठीक है। ये वही विद्युत लेपन है भाई। तो विद्युत धारा का उपयोग किसमें करें? किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने के लिए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। अब विद्युत लेपन के उदाहरण दें तो गैस बर्नर, आपका जो गैस का बर्नर होता है उस पर विद्युत लेपन होता है। साइकिल का स्टैंड, आपका जो साइकिल का स्टैंड है अगर इस पर लेपन ना हो तो बहुत जल्दी साइकिल का स्टैंड और हैंडल भी, इस पर भी विद्युत का लेपन होता है क्रोमियम का, ठीक है। स्नान गृह की टोंटियों पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, नहीं तो जल्दी ही जंग लग जाएगी 5-7 दिनों में। पहियों की रिमों पर, ठीक है, क्रोमियम की परत चढ़ाना। तो ध्यान रखना भाई, कहां? गैस बर्नर पर, साइकिल के स्टैंड और हैंडल पर, स्नान गृह, आपका जो बाथरूम होता है उसमें जो टोंटियां लगी हुई है उन पर भी, और मोटरसाइकिल या साइकिल की जो रिम होती है ना, रिम पहिया जो होता है ना, उसकी रिम पर भी क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है, विद्युत लेपन हुआ होता है। तो है ना उपयोग। विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में भी किया जाता है। कौन कौन सी जगह? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर सोने तथा चांदी का विद्युत लेपन करते हैं, मैंने भी बताया था। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में आने वाले लोहे के डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ध्यान रखना भाई, अगर लोहे के पात्र में अगर वस्तुओं को भंडारित करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि लोहा थोड़ा क्रियाशील, अवक्रियाशील धातु है, वो कई पदार्थों से क्रिया कर लेता है। इसलिए सीधे लोहे की वस्तु में या लोहे के पात्र में हम वस्तुओं को भंडारित या इकट्ठा करके नहीं रोक सकते। उसके लिए लोहे के डिब्बे पर किसकी परत चढ़ी होती है? टिन की। ध्यान रखना, यहाँ टिन का लेपन है। साइकिल के स्टैंड पर, नल की टोंटी पर, है साइकिल के हैंडल पर किसका लेपन होता है? क्रोमियम का, याद रहेगी ना। और वस्तुओं के भंडारण के लिए लोहे की वस्तु पर टिन का, ठीक। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, परंतु लोहे में जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, आपको पता है, जिससे लोहा संक्षारित होने लगता है। अर्थात संक्षारित का मतलब उसमें जंग लगने लग जाती है, तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। और बताइए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टिन की। और
साइकिल का स्टैंड, हैंडल, स्नानगृह की टोटी और पहिए की रिमों पर क्रोमियम की परत। ठीक, तो याद रख लेना भाई। अब चलिए आपकी परीक्षा ले ही लेते हैं भाई। साइकिल स्टैंड पर लेपन होता है किसका? अरे यार सरल है ये तो, क्रोमियम। तो ये तो आपने बहुत जल्दी बता दिया भाई। निम्न में से विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, करंट आएगा यार इसमें तो। आसुत जल, अरे यार सरल सवाल था। ठीक, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस कहां इकट्ठी होगी? अगर पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो देखिए वो कैसे टूटेगा। H2O का आयनन इस तरह से होगा, H प्लस और प्लस OH माइनस। सीधी सी बात है, H प्लस मिल तो H प्लस और H प्लस मिल गया H2 बनाएंगे। तो ये कहां जाएंगे? प्लस आयन कहां जाएगा? कैथोड पर। कैथोड देखिए, जो दो विद्युत जहां विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो जहां धन सिरा जुड़ा होता है वो कहलाता है एनोड, और जिससे ऋण सिरा जुड़ता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। तो सीधी सी बात है, ऋण की ओर कौन गति करेगा? धन वाला आयन, और धन वाला आयन कौन है? H प्लस। तो हाइड्रोजन कहां मुक्त होगी? कैथोड पर। सही है यार, तीनों में हो गया यार। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? अभी बात कर रहे थे, जस्ता। कहां है जस्ता भाई? सा। अरे यार से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें सा सही आ जाएगा भाई। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करके बता दीजिए। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। बहुत सरल है भाई, विद्युत लेपन। ठीक, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों तथा एवं के विलयन होते हैं। अम्लों तथा एवं के विलयन होते हैं। किसके होते हैं? अम्लों के, क्षारों के और लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षारों एवं लवण के विलयन होते हैं। नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक है। मैंने बताया नमक का घोल, क्योंकि इसका तुरंत आयनन हो जाता है। नमक का मतलब NaCl, इसका आयनन कैसे हो जाएगा? N प्लस धनायन बनेंगे और क्लोराइड माइनस आयन। और जिस पदार्थ का आयनन हो जाए अर्थात टूट जाए धनायन और ऋणायन में, वो विद्युत का चालन आसानी से करते हैं, क्योंकि करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आयन चाहिए, धनावेश चाहिए, ऋणावेश चाहिए, ऋणायन और धनायन चाहिए। अब सही गलत भी बता दीजिए, तो सही और गलत को पहचानिए। विद्युत लेपन एक अनुपयोगी उपक्रम है। यार कितना तो उपयोगी प्रक्रम है, तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत बात है। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। चालक द्रव्य में देखिए, सब द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन इसने लिख दिया है किसी चालक द्रव्य में। चालक द्रव्य, द्रव्य लिखूं इसको, है ना, द्रव्य। देखिए द्रव्य माने तो पदार्थ होता है, ध्यान रखना भाई, द्रव्य, और द्रव्य का मतलब पदार्थ। द्रव्य में तो तीनों पदार्थ आ गए, ठोस, द्रव और गैस, पर यहां द्रव की बात हो रही है। द्रव का मतलब तरल पदार्थ। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई भाई। एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। एलईडी, एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डिवाइस, सॉरी डिवाइस नहीं, डायोड, लाइट एमिटिंग, लाइट उत्सर्जक निकालने वाले, और डायोड, DIODE, डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम है। सभी द्रव्य, द्रव है यार ये, सभी द्रव, ये द्रव लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, टाइपिंग नहीं, गूगल महाराज की गलती। यार हमने बोल बोल कर लिखा था, नोट्स बनाए थे जल्दी जल्दी में, इसलिए इनको हम प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए। वी आर रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड। नहीं होनी चाहिए थी ना, पर करो एक यार,
भाई सही बात तो ये कि समय ही नहीं मिल पाया था, इनको पढ़कर देख लिया जाए और गलतियों को सुधार लिया जाए। कोई बात नहीं यार, हमारी और आपकी बात एक जैसी है ना, कोई बात नहीं। तो सभी द्रव विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने बताया ना, जिनका आयनन हो जाता है वही विद्युत का चालन करते हैं। ठीक, निम्न का तो ये गलत है भाई, ये तो गलत है। और ये कौन सी थी? ये सही है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। ठीक है, सही और गलत ही तो बताना था। निम्न का सही मिलान कीजिए। प्लास्टिक को चालक है भाई, सोना चालक है भाई, तो वायुहीन चालक है। ठीक, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ऐसे दो द्रव्यों के नाम बताओ जिनसे विद्युत का संवहन या चालन नहीं होता है। ये द्रवों के है भाई यार, ये सब में ये ऐसा लिख दिया है द्रवों। ठीक है, उन दो द्रवों के नाम बताओ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चलिए, मैंने बहुत बता दिया, नहीं बताऊंगा यार कमेंट बॉक्स। ठीक है, इस बहाने से आप मैसेज तो करेंगे कम से कम। वैसे आप लोग बहुत करते हो यार, पेपर समाप्त हो जाएंगे तो आई विल रियली मिस यू। ऐसे दो द्रव्यों के नाम लिखो जो विद्युत के चालक हैं। आप ही बता दीजिए भाई। अब इसमें से आप ये पूछ सकते हैं सर कोई चित्र आ सकता है यार इस चैप्टर से। कौन सा आ सकता है? देखिए, आलू में विद्युत चालकता का परीक्षण करना है, तो इसके लिए चित्र कैसे बनाएंगे? एक आलू बना दीजिए आधा, ये आलू पूरा है, इसको आधा यहां से काट दीजिए। तो आलू आधा जब काटेंगे तो आलू ऐसे बन जाएगा भाई। अब इसमें दो पिन लगा दीजिए, एक धन वाली एक ऋण वाली। ठीक है, और इसमें एक धन वाली, ये दो पिन लगा दी भाई, ये दोनों पिन है, ये पिन, ये आलू है भाई। ठीक, अब यहां एक बैटरी है, इसके ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। ऋण सिरे को एक पिन से लाकर यूं जोड़ दिया भाई ये आलू में, और दूसरे को एक कंपास मतलब जानते हैं सुई होती है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वो गति करती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर वो चुंबक का जैसा व्यवहार करता है, तो चुंबक से वो इधर उधर मूवमेंट करती है। क्योंकि इसमें देखिए तार ऊपर लिपट रहे हैं, तो ये कंपास बॉक्स है भाई। कंपास का मतलब जाने चुंबकीय सुई, दिशा ज्ञात करने के लिए जो काम में आती है। एक सिरे पर नॉर्थ लिखा होता है, एक पर साउथ लिखा होता है। ठीक है, और दूसरे आलू में यहां, और इसमें से देखिए प्लस वाला यहां लगा दिया। इसमें जो तार आ रहा है, ये तार इस कंपास में नहीं जा रहा है, ये जो तार है वो इस कंपास के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा आलू में यहां लगा दिया। अब जैसे ही इसमें यहां एक की और लगा देनी चाहिए थी, स्विच की, तो जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है आप देखेंगे कंपास में विक्षेप आ रहा है। विक्षेप कब आएगा? जब धारा प्रवाहित होगी, तो इन तारों में क्या बनेगी? जो ऊपर के तार है इनमें चुंबक, और इस चुंबक के प्रभाव से इस कंपास में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा, ये इधर उधर हिलेगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि आलू में विद्युत चालकता का गुण है भाई। करके देख लीजिए यार, आसान सा प्रयोग है। एक आलू की कीमत और एक कंपास की 20-25 रुपए की किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप ये कंपास वाली डिब्बी है ना, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, परीक्षाओं के बाद कर लेना। चलिए इसको, फिर द्रव में विद्युत का चालन ये भी पूछ सकता है भाई, इसका भी चित्र जैसे। तो देखिए यहां बैटरी बना दी है, यहां प्लस है और ये माइनस है। अब आपके साथ ये प्लस दोनों से काम क्यों नहीं चलाया? जब बड़ी बैटरी होती है तो कई लगा देते हैं, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये फिर माइनस फिर प्लस, ये फिर माइनस। ठीक है, पर यहां एक सिरे पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। और यहां दो कार्बन की छड़ लगा दी, तो जो सिरा धन सिरे से जुड़ रहा है, ये तो धन सिरे से जुड़ रहा है, ये माइनस सिरे से। माइनस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये कार्बन का कैथोड कहें, इसको कार्बन का क्या कहें? एनोड कहें। ठीक है, और यहां कोई द्रव भर दिया बीच में। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन, नमक का विलयन कोई भर दिया। ठीक है, पानी में घोलकर, तो हम देखेंगे कि करंट आ रहा है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। यहां कोई अमीटर लगा देते तो उससे विक्षेप का पता लग जाता। तो इस चित्र को भी आप याद कर लेना। एक और है भाई विद्युत लेपन वाला चित्र। ठीक है, विद्युत लेपन जैसे तांबे की कोई प्लेट है, ठीक है, या कोई प्लेट है उस पर तांबे की परत हमें चढ़ानी है। तो देखिए दो प्लेटों को लिया गया, बिल्कुल साफ सुथरी हैं। अब इसमें
ये जो पात्र में ये भरा हुआ है, ये क्या है, इसमें विलयन भरा हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का, नीला तोता का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का। नीले तोते को पानी में घोलकर और दोनों प्लेटों के बीच में डाल दिया। तो जैसे ही करंट प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो पानी में घुला हुआ है ना, इसका देखिए कॉपर सल्फेट का आयनन होता है, तो Cu+ बनता है और SO4-। तो ये जो Cu+ बनता है ना, कॉपर आयन जो बनते हैं, ये तो किधर भागेंगे, ऋण प्लेट की ओर। तो देखिए ऋण प्लेट ये है ना भाई, ये ऋण प्लेट है, तो इसकी तरफ भागेंगे प्लस। तो इस पर क्या जमा हो जाएगा, Cu+, अर्थात इस प्लेट पर जो किसी भी पदार्थ की बनी हुई थी, कॉपर आकर जमा हो जाएगा, और इस पर क्या है, सल्फेट आयन जमा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्लेट पर किसकी परत चढ़ जाएगी, कॉपर की। अगर ये इस कॉपर की परत, मान लो ये कॉपर की परत होती और इस पर हमें चांदी की या सोने की, चांदी की परत चढ़ानी होती, तो इसमें किसका घोल डालते, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ना, इसकी जगह क्या डालते, सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर नाइट्रेट का आयनन कैसे होता, Ag+ NO3- का। तो ये Ag+ कहां भागते, इस प्लेट की ओर, तो इस पर Ag अर्थात सिल्वर जमा हो जाती, चांदी की परत चढ़ जाती, पूरे पर चांदी आके यहां जमा हो जाती और नाइट्रेट इस पर चला जाता। इस तरह से हम किसी भी प्लेट पर या किसी भी पदार्थ पर विद्युत लेपन कर सकते हैं। आया समझ में। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं यही समाप्त, क्योंकि अब बजकर टाइम हो गया 12:26। ठीक है, शुरू कब किया था, याद है आपको यार, वीडियो ध्यान से देखा करो, शुरू से देख लो, मैंने बताया था। शुभ रात्रि। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब कहेंगे सर कुछ पाठ हो रहे भाई, इसको रिकॉर्ड में कल सुबह करूंगा, और आपको दोपहर तक मिल जाना चाहिए, अगर सभी परिस्थितियां हमारे हाथ में रही। क्योंकि अभी मैं एडिट करूंगा, इसको अपलोड करूंगा, तो पूरे दिन का परेशान हूं भाई मैं। एक अच्छी कमेंट तो मेरे लिए बनती है ना, बनती है। चलिए देखता हूं कौन कौन अच्छी कमेंट करते हैं। शुभ रात्रि। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। शेयर यार क्या कहूं, अब आपका मन करे शेयर कर देना, लाइक करना है कर दीजिए। अब तो मैं क्या कहूं, अब आपसे कोई कहने की बात है। ठीक है, कल मिलते हैं।